हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 द सॉलिड स्टेट का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया है तो इस कार्ड पर क्लिक करके पहले पार्ट फर्स्ट विजिट कीजिए। देखो, पार्ट सेकंड में अपन स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल से। तो देखो, अपन ने पार्ट फर्स्ट में ये देखा था कि सॉलिड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमॉर्फस सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनके पार्टिकल या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो वो रेगुलर अरेंजमेंट जो होता है उसी को ही क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस। तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो कि एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स। अपन ने देखा था मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयोनिक सॉलिड में आयंस होते हैं, मेटेलिक सॉलिड में मेटल आयंस होते हैं, और जो अपने कोवेलेंट सॉलिड थे उनमें एटम थे। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनका क्रिस्टलाइन सॉलिड में 3 डायमेंशन में क्या अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट है, उससे अपन क्या कहेंगे, क्रिस्टल लैटिस। जैसे कि ये एक क्रिस्टल लैटिस बनाया गया है। देखो, जो सपोज करो कि ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, इसे मैं इक्वल डिस्टेंस पे बनाता जा रहा हूं और ये उसी के नीचे ये आगे पार्टिकल अरेंज करते जा रहा हूं। तो इस तरीके से अरेंज करता करता जो 3 डायमेंशन पूरा स्पेस बन जाएगा उसको अपन क्या कहेंगे, क्रिस्टल लैटिस। ये एक जनरल क्रिस्टल लैटिस का क्या है, डायग्राम है। इसे बनाते कैसे हैं वो भी आप देख लीजिए, थोड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो देखो, इसे बनाना कैसे, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक क्यूब बना लेना है। ठीक है, एक जनरल अपन क्यूब जैसे बनाते हैं वैसे एक क्यूब बना लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इस तरीके से अपन एक क्यूब बना लेंगे। ठीक है, और फिर क्यूब बनाने के बाद अपन को क्या करना है, हर लाइन, जितनी भी यह लाइन है, हर लाइन का मिड पॉइंट पे डॉट बनाना है। इस पे डॉट बना दिया, ये जो मिड पॉइंट है उन मिड पॉइंट पे अपन को क्या करना है, डॉट बना देना है। ठीक है, हर लाइन के मिड पॉइंट पे बना देना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से बन जाएंगे ये डॉट तो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखो ये इसमें भी बाकी, अभी इसमें भी यहाँ मिड पॉइंट पे डॉट, इसमें भी यहाँ मिड पॉइंट पे डॉट, ये मिड पॉइंट पे डॉट और ये मिड पॉइंट पे डॉट। फिर हर साइड में प्लस का साइन बनाना है। कैसे याद रखेंगे प्लस का साइन, कैसे, देखो ये डॉट डॉट मिलाएंगे तो ये प्लस का साइन बन गया। ठीक, ऐसे कैसे ये डॉट डॉट मिला देंगे तो ये प्लस का साइन बन गया। ठीक, ऐसे कैसे ये डॉट डॉट मिला देंगे तो ये प्लस का साइन बन गया। और ठीक, ऐसे कैसे ये डॉट डॉट मिला देंगे तो ये प्लस का साइन बन गया, आराम से। अब आगे क्या करेंगे, देखो आगे इन लाइन को इससे मिलाएंगे और इस लाइन को इससे, और ये वाले मिड पॉइंट को इस वाले मिड पॉइंट से मिलाएंगे। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला जो था इसको इससे मिलाएंगे, इस वाले को इससे मिलाएंगे। बीच में जो ये बन रहा है इसमें भी अपन क्या कर देंगे, ऐसे एक लाइन बना देंगे। ठीक है, और इन सब पर अपन क्या कर देंगे, डॉट डॉट लगा देंगे और इनके भी मिड पॉइंट को अपन यहां तक मैच कर देंगे। ठीक है, और फिर बाकी सब कॉर्नर पे अपन को क्या करना है, बड़े बड़े से डॉट बना देना। तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हो, एक क्रिस्टल लैटिस बना सकते हो। प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से बन जाएंगे आपसे। और इस क्रिस्टल लैटिस का एक वो पार्ट, जैसे कि ये पार्ट है, अपन ऐसे समझे जैसे ये क्यूब है, इस क्यूब के पीछे एक और क्यूब है, साइड में एक और क्यूब है, उसके पीछे क्यूब है, ऐसे कैसे 4 क्यूब के ऊपर और 4 क्यूब है। तो एक जो क्यूब जो मैं बार बार रिपीट करके ये मैंने पूरा बनाया, वो एक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, यूनिट सेल। क्या कहलाएगी, यूनिट सेल। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस होता है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन 3 डायमेंशनल स्पेस। और यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन which show the complete geometry of crystalline substance like brick in a wall is known as unit cell। जैसे ब्रिक जो होती है, ईंट जो होती है, वो रिपीट हो के पूरी वॉल बना देती है। ठीक वैसे वैसे यूनिट सेल जो है वो रिपीट हो के पूरी क्या बना देता है, क्रिस्टल लैटिस। जैसे ब्रिक लेंथ में, हाइट में, विड्थ में, चारों तरफ 3 डायमेंशन में फैलकर क्या बनाती है, वॉल बनाती है। ठीक वैसे वैसे ये यूनिट सेल तीनों ही डायमेंशन में रिपीट होकर क्या बनाती है, क्रिस्टल लैटिस बनाती है। एक और चीज, क्रिस्टल लैटिस कितने तरह के हो सकते हैं, तो ब्रेविस के अकॉर्डिंग ये क्रिस्टल लैटिस जो है 14 टाइप के हो सकते हैं। अभी अपन थोड़ी देर बाद में ये 14 के 14 करेंगे कि कैसे होता है। नेक्स्ट अपन फोकस करते हैं कि क्रिस्टल लैटिस के, ये जो अपन ने क्रिस्टल लैटिस बनाया, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। जैसे कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सारे पॉइंट क्या कहलाते हैं, लैटिस पॉइंट कहलाएंगे। और बेसिकली ये लैटिस पॉइंट किसको डिनोट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, जो कि आयन हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, द 3D अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट क्रिस्टल लैटिस। ये जो डॉट 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 लगाकर ऐसे पूरा 3D अरेंजमेंट बना देते हैं, वो 3D अरेंजमेंट क्या कहलाता है, क्रिस्टल लैटिस।
उसके बाद जो ये डॉट जो है उनको अगर अपन लाइन से मिला दे, जैसा कि इसमें मिला है, तो वो ज्योमेट्री आ जाती है। लाइन से मिलाने से क्या होती है, उस लैटिस की ज्योमेट्री दिखने लगती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट है किसके, क्रिस्टल लैटिस के। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको अच्छे से देखना, यूनिट सेल जो है वो कितने तरह की होती है। तो यूनिट सेल दो तरह की होती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। जैसे मान लो मैं एक क्यूब बनाऊं या एक क्यूबॉइड कुछ भी बना लूं, उसके सभी जानते हैं क्यूब हो या क्यूबॉइड हो उसके कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। तो अगर जो पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो सिर्फ कॉर्नर पे हो तो उसे कहेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल, जैसे कि ये है। इसे सिंपल यूनिट सेल भी कह सकते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कह सकते हैं। देखो डॉट मैंने कहा बनाया, सिर्फ कॉर्नर 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 पे बनाया। तो इस तरह की जो यूनिट सेल होगी उसे क्या कहेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और क्या कहेंगे, सिंपल यूनिट सेल। दूसरी होती है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, कॉर्नर पे तो होते ही हैं, उसके अलावा किसी पर्टिकुलर चीज के सेंटर में भी पार्टिकल होंगे। अब वो पर्टिकुलर चीज एज हो सकती है, वो पर्टिकुलर चीज फेस हो सकती है, वो पूरी बॉडी का सेंटर हो सकता है। तो जो सेंटर्ड यूनिट सेल होती है वो फिर 3 तरह की होती है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। देखो बॉडी सेंटर्ड जो होते हैं, जिसको शॉर्ट में BC कहते हैं, उसमें देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे तो है ही है, साथ ही साथ में पूरे जो वो यूनिट सेल होगी उसकी सेंटर में होंगे, ठीक है। फेस सेंटर क्या होते हैं, फेस सेंटर में क्या होंगे, कॉर्नर पे तो होंगे, हर फेस की सेंटर में भी होंगे। अगर आप फेस नहीं समझ पा रहे कि फेस क्या होता है, जैसे अपना रूम जो होता है, रूम की जो वॉल होती है वो क्या होगी, फेस। तो 4 तो वॉल हो गई, एक रूफ हो जाएगी और एक फ्लोर हो जाएगी, टोटल कितने हो जाएगी, 6 फेस होगी। तो हर फेस के सेंटर में एक एक डॉट लगा देना, तो टोटल कितने डॉट लग जाएंगे, 6। तो कॉर्नर के अलावा अगर फेस के सेंटर में भी हो तो उसे फेस सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट है एंड सेंटर। एंड सेंटर का मतलब है कॉर्नर पे तो ही है, 2 अपोजिट फेस के सेंटर में भी लगाना है। 2 अपोजिट फेस का मतलब इस वाली फेस पे लगाएंगे डॉट सेंटर पे तो इसके सामने वाली फेस पे लगा सकते हैं, ऊपर वाली फेस पे लगाए तो नीचे वाली फेस पे लगा सकते हैं, पीछे वाली फेस पे लगाएंगे तो आगे वाली फेस पे लगा सकते हैं। बोले तो 2 अपोजिट फेस पे अपन को क्या बनाने, पार्टिकल। वापस रिपीट करते हैं, यूनिट सेल कितने तरह की होती है, 2 तरह की, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव कौन सी होती है, जिसमें पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल कौन सी होती है, जिसमें पार्टिकल कॉर्नर के अलावा और भी कहीं होते हैं। और का अगर बॉडी के सेंटर में हो, बोले तो उस यूनिट सेल की बॉडी के सेंटर में हो तो उसे बॉडी सेंटर्ड, यूनिट सेल के हर फेस के सेंटर में हो तो उसे फेस सेंटर्ड, और यूनिट सेल के 2 अपोजिट फेस के सेंटर में हो तो उसे क्या कहेंगे, एंड सेंटर्ड। और ये डेफिनेशन क्रिस्टल लैटिस की और ये यूनिट सेल की, और ये डायग्राम बनाना है, डायग्राम कैसे बनाते हैं वो भी बता चुका हूं। ये डेफिनेशन पूछते भी एग्जाम में, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। देखो पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल बोले या इन्हें लैटिस कांस्टेंट कहें, ये बेसिकली यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज है। अब देखो ये एक यूनिट सेल है जिसको अपन ने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में डिनोट कर रखा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में भी इसकी कुछ एज लेंथ होगी, वाई एक्सिस में भी कुछ एज लेंथ होगी और जेड एक्सिस में भी कुछ एज लेंथ होगी। तो पहली जो पैरामीटर जो होती है वो होती है एज लेंथ, जिसे एक्सियल लेंथ भी कह सकते हैं। और वो क्या क्या होती है, ए बी सी। ए होती है एक्स एक्सिस में, बी होती है वाई एक्सिस में, और सी जो होती है वो जेड एक्सिस में। और ये आप ये मत सोचना कि एक्स एक्सिस तो इधर आता है, वाई इधर आता है, या जेड एक्सिस कहीं पे भी बना सकते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी थी हो गई। दूसरी, ये जो अपने एज है इनके बीच के एंगल, जैसे बी और सी के बीच का एंगल, सी और ए के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल, इसे कहेंगे एंगल बिटवीन एजेज, इंटरफेसियल एंगल या एक्सियल एंगल। तो पहली प्रॉपर्टी तो है एज लेंथ और दूसरी है ये एंगल। तो एज लेंथ को तो अपन ने एबीसी से डिनोट किया था, इसे अल्फा बीटा गामा। अल्फा जो होती है वो ए बी एंड सी के बीच में, बी और सी इसके बीच में जो एंगल है उसे अल्फा, सी एंड ए, सी और ए के बीच में जो है उसे बीटा, और ए एंड बी के बीच में जो है उसे क्या कहेंगे, गामा। कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट लेते हैं क्रिस्टल सिस्टम। तो यूनिट सेल की ये जो पैरामीटर है इनकी वैल्यू क्या है और इनके आपस में रिलेशन क्या है। बोले तो अल्फा बीटा गामा की एंगल की वैल्यू क्या है, ये एक दूसरे के बराबर है, अलग अलग है,
ABC की एक दूसरे के बराबर है या अलग अलग है, इसके बेसिस पे 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं। ठीक है, तो ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। अब इन सब में आपको याद क्या क्या रखना है, देखो पहला तो ये याद रखना है कि इनमें एक्सियल लेंथ क्या है। जैसे एग्जाम में किसका पूछे, जैसे हेक्सागोनल का पूछे तो आपको पूछे हेक्सागोनल के पैरामीटर बताइए, तो क्या क्या होता है, A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा और बीटा 90 के इक्वल है, गामा 120 के इक्वल है। तो एक तो अपन को इन सब में एक्सियल लेंथ की वैल्यू क्या क्या है, एक्सियल एंगल की वैल्यू क्या क्या है, वो याद रखनी है। ठीक है, और एक इनमें हर में अपन ने यूनिट सेल पढ़ी थी 4 तरह की, कौन कौन सी थी, सिंपल या प्रिमिटिव टाइप की, एज सेंटर, फेस सेंटर और बॉडी सेंटर। तो हर क्रिस्टल सिस्टम में कौन कौन सी यूनिट सेल है, जैसे क्यूबिक में कौन कौन सी है, प्रिमिटिव सेल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। वैसे वैसे ऑर्थोरोम्बिक में पूछे तो प्रिमिटिव सेल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर और एज सेंटर। और एक ये बुक के एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल याद करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपको लर्न करने होंगे, कर लेना। इन सब के ये एज लेंथ के बाद इनके डायग्राम दिखते कैसे, वो आगे की स्लाइड से आप देख सकते हैं। उन्हें बनाने की या याद करने की कोई नीड नहीं है, आपको सिर्फ ये एक्सियल पैरामीटर, ये वाली टेबल अच्छे से याद करनी है। एक और चीज जो अपन को गौर से देखनी है, वो देखनी है कि अगर इन 7 क्रिस्टल सिस्टम को और इनमें कौन कौन सी यूनिट सेल है, इन सब को एक साथ देखे तो टोटल कितने तरह की सेल या सिस्टम बनते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। और ये अपन ने क्रिस्टल लैटिस के नीचे भी लिखा था कि 14 टाइप के ब्रेविस लैटिस बनते हैं। तो कितने तरह के बनते हैं, 14 टाइप के, ये 14 हो गए। ठीक है, तो जैसे ये प्रिमिटिव सेल, क्यूबिक प्रिमिटिव सेल, क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड सेल, क्यूबिक फेस सेंटर्ड, टेट्राहेड्रल प्रिमिटिव सेल, टेट्राहेड्रल बॉडी सेंटर्ड, ऐसे ये 14 टाइप के होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस टेबल से एक क्वेश्चन तो ये आते हैं कि अपन को किसी का नाम पूछ के उसके एक्सियल लेंथ, एक्सियल एंगल और सेल कौन कौन सी ये पूछते हैं। एक कुछ और क्वेश्चन है, वो नीचे लिखे हुए। पहला तो कि एंड सेंटर्ड किस किस सिस्टम में, तो एंड सेंटर्ड सिर्फ 2 ही सिस्टम में, एक ऑर्थोरोम्बिक में और एक मोनोक्लिनिक में। तो एक तो ये पॉइंट अलग से याद रखना है। दूसरा ये याद रखना है कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें चारों तरह की यूनिट सेल हो सकती है, तो कौन सी है, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में प्रिमिटिव सेल होती है, बॉडी सेंटर्ड होती है, फेस सेंटर्ड होती है और एज सेंटर्ड होती है, चारों तरह की सेल होती है। एक जो और अपने क्वेश्चन है वो ये है कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल नहीं, ऐसा कौन सी टाइप की यूनिट सेल है जो सारे तरह के क्रिस्टल सिस्टम में प्रेजेंट है। तो देखो प्रिमिटिव सेल जो है वो हर तरह के क्रिस्टल सिस्टम में है, तो प्रिमिटिव सेल सब में होती है। और एक क्वेश्चन जो है वो ये है कि ऐसे कौन से क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव सेल होती है। तो देखो हेक्सागोनल में सिर्फ प्रिमिटिव सेल है, ट्राइगोनल में सिर्फ प्रिमिटिव सेल है और ट्राइक्लिनिक में सिर्फ प्रिमिटिव सेल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक जो और क्वेश्चन अपन को, क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन याद रखना है, अपन को इस चैप्टर में आगे की तरफ क्यूबिक सिस्टम करना है। तो क्यूबिक सिस्टम करेंगे तो अपन जब करेंगे तो सिर्फ 3 तरह की सेल ही करेंगे, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। एज सेंटर क्यों नहीं करेंगे ये आप नहीं पूछेंगे, क्यों, क्योंकि अपन ने क्यूबिक सिस्टम में एज सेंटर्ड आती नहीं है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे करते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो अपन को करना है क्यूबिक सिस्टम। और क्यूबिक सिस्टम करने से पहले अपन क्यूब के बारे में अच्छे से समझते हैं ताकि अपन अगले टॉपिक को अच्छे से समझ सके। तो देखो ये एक क्यूब है, इस क्यूब में अपन को सब चीजें अच्छे से समझनी है, ये आपको समझाने के लिए ये भी एक क्यूब है। तो सबसे पहले अपन इस क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं इसको समझेंगे। तो टोटल कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर, 1 2 3 4 और 4 ही नीचे। तो कॉर्नर कितने होते हैं, 8, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्यूब की फेस कहलाती है, क्या कहलाती है, फेस। तो ये 1 फेस, ये 2, ये 3, ये 4, आगे और पीछे टोटल कितनी हो जाएगी, 6 फेस। तो फेस कितनी होती है, 6, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। नेक्स्ट अपन लेते हैं क्यूब के एज कितने होते हैं। तो एज कितने होते हैं, 1 2 3 4 और 4 ही नीचे, 8, 2 ये वाले और 2 पीछे वाले, टोटल कितने हो जाएंगे, 12। तो 12 एज होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपन को ये देखना है कि फेस के सेंटर कितने होते हैं। तो फेस 6 होते हैं, तो फेस के सेंटर भी 6 होते हैं। जैसे ये फेस है तो ये जो बीच वाला है ये फेस का सेंटर, ये फेस का सेंटर, ये फेस का सेंटर, ये फेस का, जितने फेस उतने फेस के सेंटर। तो फेस सेंटर भी कितने होते हैं, 6। बॉडी सेंटर कितना होगा, तो एक पूरे ऑब्जेक्ट का सेंटर तो एक ही होता है, तो बॉडी सेंटर कितना होगा, 1 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि ये क्यूब है, ध्यान से समझिए, देखो क्यूब है इसका मतलब ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तीनों बराबर होगी।
तो इस डायग्राम में अलग लग रही है, लेकिन ये और ये तीनों बराबर है, ए से डिनोट करेंगे, कोई तकलीफ नहीं। एबीसी लिखने की क्या नीड है जब तीनों ही सेम है। तो ये भी अपने तय हो गया। नेक्स्ट अपने दो चीज अपन को और निकालनी है। पहले अपन निकालते हैं फेस डायगोनल। क्या निकालते हैं? फेस डायगोनल। तो इसको अच्छे से समझते हैं। पहले फेस डायगोनल होता क्या है, फिर उसकी वैल्यू। ये फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल दो की वैल्यू अपने आगे के जो लेक्चर होंगे उनमें कैलकुलेशन में काम आएगी। मैं आपको अभी उनकी वैल्यू कैसे आती है वो बता रहा हूं। तो पहले देखते हैं फेस डायगोनल होता क्या है। तो फेस डायगोनल, जैसे ये फेस है, ठीक है, तो इस एंड से इस एंड के बीच की ये लाइन जो अपन ड्रॉ करेंगे ये फेस डायगोनल कहलाएगा। या फिर इस लाइन से इस लाइन के बीच में ये जो ड्रॉ करेंगे ये क्या कहलाएगा? फेस डायगोनल कहलाएगा। आप समझ रहे हैं ना? ये अगर यहां से अगर मैं ऐसे लाइन खींचूं तो ये लाइन क्या होगी? फेस डायगोनल होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस चीज को अच्छे से समझो। देखो, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है इस वाले लाइन की। तो ये वाली एज की लेंथ मुझे पता है कितनी है, ए। ये वाली भी कितनी है, ए। और ये ट्रायंगल बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते। देखो, ये ए है, ये ए है और ये मुझे निकालनी है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं। तो ये जो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बोले तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, दोनों को ऐड कर देंगे 2a स्क्वायर, रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट 2a। इसका मतलब फेस डायगोनल अगर कभी भी आएगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? रूट 2a, जहां a क्या होगा? h की लेंथ होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक निकालते हैं बॉडी डायगोनल। अब देखो, बॉडी डायगोनल कैसे निकालते हैं इसको समझो। देखो, बॉडी डायगोनल वो होगा जो इस कॉर्नर से, ये वाले कॉर्नर से सीधा बीच के सेंटर से निकलता हुआ इस कॉर्नर तक आएगा। मतलब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर बीच में एक लाइन खींचनी है ऐसे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, मतलब पीछे वाले कॉर्नर से आगे वाले कॉर्नर, इधर से इधर या इधर से पीछे। समझ रहे हैं आप? तो वो फेस डायगोनल कहलाएगा। उसकी वैल्यू निकालनी है। अब फेस डायगोनल की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले ऊपर वाली जो सरफेस है, जो ऊपर वाली सरफेस है उस पे फेस डायगोनल निकालेंगे। तो ए बी एक फेस डायगोनल है, उसे निकाल लेंगे। उसकी वैल्यू और ये वैल्यू अपन को पता है कितनी है, और उस पे कौन सी थ्योरम लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो मुझे AC निकालना है, तो AC मैं कैसे निकाल सकता हूं? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। इस डायग्राम में आपको हो सकता है ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिखे, लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है, ठीक है। तो AB की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, वो फेस डायगोनल था, तो उसकी वैल्यू कितनी है? रूट 2a, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। और BC तो एज है, इसकी लेंथ कितनी है? a, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट 3a। तो फेस डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है? रूट 2a। और बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है? रूट 3a। कॉर्नर कितने होते हैं? 8। फेस सेंटर कितने होते हैं? 6। एज कितने होते हैं? 12। फेस कितने होते हैं? 6। और बॉडी का सेंटर कितना होता है? 8। ये अपने क्यूब की प्रॉपर्टी कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट जो है अपन को कैलकुलेशन करनी है नंबर ऑफ एटम इन क्यूबिक सेल यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल जो है उनमें हर यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम है। तो 3 तरह की क्यूबिक सेल होती है। कौन कौन सी होती है? सिंपल, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर। एंड सेंटर नहीं थी, अभी अपन ने टेबल में देखा था। तो इन तीनों में कितने, हर यूनिट सेल में कितने पार्टिकल है, ये अपन को फाइंड करना है। ये फाइंड करने से पहले भी आपको एक चीज और समझनी होगी, उससे भी अच्छे से समझे, कंट्रीब्यूशन। इसको मैं आपको पहले एक चीज समझा देता हूं। सपोज करो कि ये लाइन पे अपन ऐसे 2 पार्टिकल बनाते हैं, तो अपन बनाते तो ऐसे है, लेकिन इसका एक्चुअल में ऐसे नहीं है। इसको एक्चुअल डायग्राम ऐसे है, ये एक और ये दूसरा। समझ रहे हैं? मतलब अपन तो सिर्फ उनको ऐसे समझ लो, उनको सेंटर को डॉट से डिनोट कर रहे हैं। ये इस पे सिर्फ ये 2 ही है, ठीक है, पर अपन इतना बड़ा बड़ा बना के कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे। मतलब जैसे ये 2 पार्टिकल शो कर रखे हैं, तो इनके बीच में ये गैप वैप कुछ भी नहीं है, ये कुछ ऐसे हैं ये 2 पार्टिकल, ठीक है। तो अपन को क्या करना है? अब जैसे अपन, मैं मान लो यहां पर एक ऐसे बनाता हूं, तो ये साफ दिख रहा है, ये पूरा तो इस लाइन पे आ नहीं रहा, आधा ही आ रहा है। तो जितना पार्ट आएगा उसको अपन क्या कहेंगे? कंट्रीब्यूशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अपन निकालते हैं, अगर कोई पार्टिकल यहां पर कॉर्नर पे प्रेजेंट है, कहां पर प्रेजेंट है? कॉर्नर पे। तो अगर कॉर्नर पे वो प्रेजेंट है तो वो पूरा का पूरा तो उस क्यूब के अंदर होगा नहीं, वो बाहर से दिखेगा। तो इस क्यूब में उसका कितना पोर्शन है? इस डायग्राम से, ये जो यहां पर डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। देखो ये स्लाइस किया हुआ है, ठीक है। तो इस कॉर्नर का कितना कंट्रीब्यूशन इसके अंदर है, उसको अपन कैसे निकालें? तो उसको निकालने का एकदम सिंपल सा तरीका, ध्यान से सुनना आप। यहां पे जो पार्टिकल है मैं उसको सेंटर में करना चाहता हूं,
तो उसे सेंटर में करने के लिए क्या करूंगा, एक क्यूब यहां पर और रख दूं, एक क्यूब यहां पे रख दूं, एक क्यूब यहां पे रख दूं, टोटल इसको मिलाकर कितने क्यूब हो गए 4। तो इससे ये वाला चीज सेंटर में आ जाएगा लेकिन ऊपर से दिखेगा, तो 4 क्यूब मैं ऊपर भी रख देता हूं। तो ऐसे ऐसे 8 क्यूब से जो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनेगा उसके ये सेंटर में होगा। तो अब 8 क्यूब के बीच में तो एक क्यूब का कितना हिस्सा होगा 1/8। बोले तो यहां पे जो स्फेयर होगा कॉर्नर पे उसका 1/8 ही इस क्यूब में, बाकी बाहर है। तो जो कॉर्नर पे होते हैं उन पार्टिकल का कितना कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, मतलब उस पूरे को उस क्यूब के अंदर नहीं मान सकता मैं, उसका सिर्फ 1/8 हिस्सा ही क्यूब में। ठीक ऐसे कैसे, अगर कोई फेस के सेंटर में, तो देखो फेस सपोज करो कि ये क्यूब है, इसमें यहां पर फेस के सेंटर पे एक गोला है, स्फेयर है, तो वो आधा इधर होगा और आधा कहां दिखेगा बाहर। तो उसको अंदर करने के लिए ऊपर मान लो मैंने एक और क्यूब रख दिया, तो 2 क्यूब के बीच में वो एक आ गया, तो एक क्यूब में उसका कितना हिस्सा है, हाफ। तो अगर कोई फेस के सेंटर में है तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, हाफ। ऐसे कैसे, मान लो कोई एज पे है, तो देखो यहां पर है, यहां पे, अब यहां पे इस लाइन को सपोज करो जैसे ये पार्टिकल मैं यहां बनाता हूं, इस पार्टिकल को मेरे को बीचों बीच लाना है। तो अभी तो मेरे को ये यहां से भी दिख रहा है, ऊपर से भी दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहां एक क्यूब रख दूंगा, लेकिन ऊपर से तो दिखेगा, तो 2 क्यूब ऊपर भी रख दूंगा। टोटल कितने क्यूब रखे मैंने, 4 रखने पर ये बीच में आया, तो एक में कितना हिस्सा होगा 1/4। तो अगर एच पे कोई पार्टिकल है तो उसका कितना मानेंगे 1/4। और अगर कोई क्यूब के सेंटर में है तो ऑब्वियस थिंग है, अगर सेंटर में है तो वो पूरा का पूरा उसी का ही है, तो उसका पूरा कंट्रीब्यूशन मानेंगे। मतलब कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जो पार्टिकल जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन में उसका कितना पार्ट उस क्यूब के अंदर है। तो कैसे याद रखेंगे, कॉर्नर वालों के लिए मैंने समझा दिया, आप लर्न भी कर सकते हैं। कॉर्नर वाले पार्टिकल का 1/8 अंदर होता है, फेस के सेंटर पे जो होता है उसका 1/2 होता है, मतलब तो हाफ पार्ट अंदर होता है, और जो बॉडी के सेंटर में होगा वो पूरा होगा। तो अब देखो मुझे कैलकुलेशन करनी है कि सिंपल क्यूबिक सेल में कितने पार्टिकल है। तो देखो यहां पहले तो अपन देखेंगे कॉर्नर पार्टिकल कितने हैं, तो कॉर्नर पार्टिकल कितने हैं, 8 कॉर्नर पार्टिकल है, 1 2 3 4 5 6 8। तो मैं ऐसे नहीं समझूंगा कि 8 इसमें एटम है, नहीं, मुझे पता है कि कॉर्नर पे जब पार्टिकल होता है तो पूरा तो अंदर होता नहीं है, उसका कितना पार्ट अंदर होता है 1/8। और ऐसे कितने पार्टिकल है 8, तो 8 को 1/8 से मल्टीप्लाई कराया तो कितना आया 1। तो इस तरीके से रखने पर एक्चुअल में एक एटम जितना ही इसके अंदर है। ठीक है, सेकंड का निकालते हैं। देखो इसमें भी कॉर्नर पे कितने पार्टिकल है 8, तो 8 पार्टिकल, हर कॉर्नर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8, ये तो हो गया इसका, प्लस इसके बॉडी के सेंटर में भी एक है और सेंटर वाले पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1, तो यहां 1 ऐड कर देंगे, तो 8 इंटू 1/8 की वैल्यू कितनी आ गई 1, 1 + 1 2। मतलब बॉडी सेंटर के हिसाब से अगर अरेंज करें तो 2 पार्टिकल जितने या 2 एटम जितनी चीज अंदर है। अब फेस सेंटर में देखना है, कॉर्नर पे तो इसमें भी है, कितने पार्टिकल है 8, और हर कॉर्नर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। अब इसमें फेस के सेंटर में भी है और फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है हाफ, और ऐसे कितने पार्टिकल दिख रहे हैं 6 पार्टिकल दिख रहे हैं, तो 6 इंटू 1/2, तो 8 से 8 कैंसिल आउट 1, 2 से ये कैंसिल आउट 3, तो एक्चुअल में कितने 4 पार्टिकल। मतलब इस तरीके से अरेंज करें पार्टिकल को तो सिर्फ 1 पार्टिकल जितना अंदर होता है, इसमें 2 पार्टिकल जितना, इसमें 4 पार्टिकल जितना। अब इस चीज को समझे, कंट्रीब्यूशन का मतलब किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जब स्फेयर होगा तो वो स्फेयर पूरा अंदर है या उसका कुछ पार्ट अंदर है। तो अगर कुछ पार्ट अंदर है तो कितना, तो कॉर्नर पे होने पर 1/8 अंदर होगा, फेस पे होने पर 1/2 होगा, बॉडी के सेंटर में होने पे पूरा का पूरा माना जाएगा। इसमें कॉर्नर वाले थे तो उसका 1/8 ही मानेंगे। ऐसे कितने पार्टिकल है 8, तो हर का 1/8 1/8 1/8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना पार्टिकल आया 1। ऐसे कैसे, इसमें कॉर्नर का 1/8 इंटू 8 और सेंटर का 1, तो 2 आया। इसमें कॉर्नर का 1/8 इंटू 8 और ये फेस सेंटर के 6 पार्टिकल थे, हाफ से मल्टीप्लाई किए, टोटल 4 आया। तो इस तरीके से अपन ने कंट्रीब्यूशन के साथ कैलकुलेशन कर दिया। अगर एग्जाम में पूछे कि सिंपल क्यूबिक सेल में कितने एटम होते हैं तो 1 एटम, बॉडी सेंटर में कितने होते हैं तो 2 एटम,
फेस सेंटर में कितने होते हैं, तो 4 एटम। इसको बाद में और अच्छे से वापस भी करेंगे। तो ये देखो अपना था, और इसमें ये जो बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल, इसकी वैल्यू को भी आप अच्छे से रखें। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते, ध्यान से सुनना। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि एक क्यूब है जिसके आधे कॉर्नर पर पार्टिकल है। कितने कॉर्नर पे, आधे कॉर्नर पे। तो टोटल कॉर्नर कितने थे, 8 थे। आधे कॉर्नर पे थे तो अपन 4 पे ही मानेंगे। और मैं कह दूं कि आधे फेस पे भी पार्टिकल है। क्या कह रहा हूं, आधे फेस पे, या अपन ऐसे कहते हैं कि 4 फेस पे पार्टिकल है। ठीक है, चलो 4 फेस पे मानते हैं और आधे कॉर्नर पे मानते हैं। तो टोटल कॉर्नर होते हैं 8। आधे कॉर्नर पे बोले तो 4 कॉर्नर पे, और कॉर्नर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 प्लस। मैं कह रहा हूं 4 फेस पे भी पार्टिकल है तो 4 फेस ही लेंगे, और फेस पार्टिकल का कितना होता है कंट्रीब्यूशन, हाफ। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा 1/2 और इसका कितना आएगा, काउंट करेंगे 2। तो लगभग 2.5 पार्टिकल ही क्या होगा अंदर। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आते तो नहीं है पर आ सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन का ये फायदा है, जो भी आपको कंडीशन दे उसके हिसाब से नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपन इस वीडियो के पार्ट को यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो में अपन ने क्या क्या लर्न किया है। अपन ने सबसे पहले ये देखा है कि ब्रेविस लैटिस क्या होते हैं, बोले तो क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं, यूनिट सेल क्या होती है, यूनिट सेल कितने टाइप की होती है, क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, ब्रेविस लैटिस कितने टाइप के होते हैं। फिर अपन ने उन सब के वो जो पैरामीटर वगैरह थे उनको अच्छे से स्टडी किया। फिर अपन ने क्यूब की अच्छे से प्रॉपर्टी की, और फिर क्यूब के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल निकाले। उसके लिए अपने क्यूब की सारी प्रॉपर्टी को अच्छे से स्टडी किया। एक यहाँ पर एंड सेंटर क्यों नहीं निकाला, क्योंकि क्यूबिक सिस्टम में एंड सेंटर यूनिट सेल नहीं होती। ये अभी अपन ने टेबल में देखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। तो अब आप ये अच्छे से नोट कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा रखा क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो बिल्कुल अलग है, तो अपन उसे इसके साथ नहीं कर सकते, तो उसे अलग से करेंगे। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।